Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from Political Science, chapter number 7, and chapter name is The Rise of Popular Movements. The Rise of Popular Movements. हमारा चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, जन आंदोलन. स्टूडेंट 1970 के बाद हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार मूवमेंट स्टार्ट हुए, जन आंदोलन शुरू हुए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रूप लिया है हमारे देश में. या कहा जाए कि जो इमरजेंसी हमारे देश में आई थी उसका रीज़न भी जो माना जाता है, कुछ मूवमेंट्स माने जाते हैं जो प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया है. तो हम इसमें मेनली 4 टॉपिक स्टडी करेंगे. पहला टॉपिक हमारा होगा इसमें कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जन आंदोलन क्या होते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा. सेकंड हमारा टॉपिक होगा इसमें कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं उनका एजेंडा क्या होता है, यानी वो किस पर्पज़ के साथ अराइज होते हैं. क्योंकि देखिए कोई भी मूवमेंट्स है, कुछ भी चीज़ ऐसी शुरू होती है तो पर्पज़फुली ही होती है, बिना पर्पज़ के ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनके टाइप्स हम स्टडी करेंगे. मेनली वो 2 टाइप्स होते हैं. एक होते हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट, मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम उनको मिला हुआ होता है, पॉलिटिकल पार्टी पर आधारित होते हैं एक तरह से. और दूसरा होता है नॉन पार्टी बेस्ड जो मूवमेंट्स. वो जो मूवमेंट होते हैं वो किसी पार्टी बेस्ड नहीं होते, बल्कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल उनको स्टार्ट करते हैं. जनरली हम कहें तो वो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे एनजीओज़ वगैरह होती हैं, वो उनको स्टार्ट करते हैं. किसी न किसी इशू को, सोशल इशू को या इकोनॉमिक इशू को वो उठाते हैं और मूवमेंट्स को जो है स्टार्ट करते हैं. तो ये 2 तरह के मूवमेंट है जो हम स्टडी करेंगे. फोर्थ हम इसमें स्टडी करेंगे कि जो पॉपुलर मूवमेंट होते हैं सोसाइटी पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है, यानी सोसाइटी पे उनका क्या असर हुआ और किस तरीके से वो इतने बड़े मूवमेंट हो गए कि उनको पॉपुलर मूवमेंट कहा गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलर मूवमेंट्स का मीनिंग. तो देखिए, जब कोई भी मूवमेंट एक्टिवली सपोर्ट किया जाता है, एक लार्ज सेक्शन के द्वारा, यानी सोसाइटी का एक लार्ज सेक्शन जब किसी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, कहें कि हमें कलेक्टिव एफर्ट होता है, उन लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो वो एक पॉपुलर मूवमेंट बन जाता है. पॉपुलर मूवमेंट जो है, मैंने अभी बता दिया आपको कि वो पार्टी बेस्ड भी हो सकते हैं और नॉन पार्टी बेस्ड भी हो सकते हैं. स्टूडेंट, इस चैप्टर में जब चैप्टर आपका शुरू होता है तो आपके चैप्टर में एक पिक बनी हुई है, एक इमेज दी हुई है. ये इमेज आपके चैप्टर में दी हुई है. इसको आप सभी जो है अपनी बुक में देखेंगे. इस इमेज में आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो पेड़ों को उन्होंने हग किया हुआ है, यानी पेड़ों को उन्होंने जकड़ा हुआ है, चिपके हुए हैं वो पेड़ों को. ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है हमारे देश में, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है. ये चिपको मूवमेंट की पिक है. ये उत्तराखंड के कुछ विलेजेस थे, वहाँ पर हुआ था. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और किस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये बहुत बड़ा पॉपुलर मूवमेंट जो है हमारे देश में बना और बाद में एनवायरनमेंट में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ. ये नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट था और एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को इसने उठाया था, जो कि बाद में आगे जाकर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मूवमेंट होते हैं उनका नेचर क्या होता है. जैसा कि आपको जो पिक मैंने अभी दिखाई उसमें आपको दिख रहा है कि कुछ विलेजर जो हैं वो पेड़ों से चिपके हुए हैं. उसके बाद देखिए इसमें क्या, हम जैसे क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या वो कोई गेम खेल रहे हैं या कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. द इमेज हेयर डिपिक्ट्स अ वेरी अनयूजुअल फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन. मैंने अभी बताया कि जो मूवमेंट होते हैं उसमें कलेक्टिव एफर्ट होता है. तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि द इमेज हेयर डिपिक्ट्स अ वेरी अनयूजुअल फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन, यानी कि इसमें जो कलेक्टिव एक्शन किया गया है इस इमेज में, ये इमेज डिपिक्ट करती है, कलेक्टिव एक्शन को डिपिक्ट करती है, जिसमें क्या है कि कुछ विलेज के मैन और वुमेन हैं. उत्तराखंड के कुछ गांव थे, 2 या 3 गांव थे जो 1973 में इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे. यानी कि ये मूवमेंट्स की पिक्स हैं जिसमें कि एक कुछ व्यक्तियों के द्वारा कलेक्टिव एक्शन किया गया है किसी न किसी डिमांड को लेकर. ये विलेजर्स क्या कर रहे हैं, देखिए, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल लॉगिंग दैट द गवर्नमेंट हैड परमिटेड. वहाँ पर क्या था, उत्तराखंड के कुछ गाँव में जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ व्यापार के लिए जो कमर्शियल लॉगिंग, यानी कि वहाँ पर वनों की कटाई की काम की जो है परमिशन देती थी, मतलब व्यापार के पर्पज़ से, तो उसको प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर लोगों ने. क्योंकि देखो वहाँ के लोगों का मानना था कि जो रिसोर्स है वहाँ के वो उनके खुद के हैं, उन पे जो राइट है वो उनका राइट है, तो वो अपने तरीके से वहाँ पर उनका यूटिलाइज़ करेंगे, ना कि गवर्नमेंट उनका अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी. तो उसके लिए ये एक प्रोटेस्ट माना जाता है हमारे देश में. टू prevent them from being cut down, these protests marked the beginning of a world famous environmental
मूवमेंट इन आवर कंट्री। स्टूडेंट ये मतलब पेड़ों को काटने को रोकने के लिए था ये एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया। दीज प्रोटेस्ट मार्क द, और ये वर्ल्ड में मतलब ये एक मार्क है वर्ल्ड में किसकी बिगनिंग का, वर्ल्ड फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट की। वर्ल्ड में इसके बाद बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की अपील की गई है, हमारे देश में भी प्लस वर्ल्ड में। वर्ल्ड में ये जो प्रोटेस्ट, ये जो मूवमेंट है ये बहुत फेमस रहा है। चलिए अब इसके बारे में स्टडी करते हैं चिपको मूवमेंट को। अब देखते हैं कि क्या है चिपको मूवमेंट। देखिए, द मूवमेंट बिगेन इन 2 or 3 विलेजेस ऑफ उत्तराखंड व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिफ्यूज्ड परमिशन टू द विलेजर्स टू फेल एश ट्रीज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल। स्टूडेंट यहाँ पर क्या था, जो ऐश ट्रीज मतलब एक पेड़ होता है, ये एक तरह का पेड़ है, पेड़ की वैरायटी है जिसकी टिम्बर जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उसकी लकड़ी काफ़ी अच्छी होती है, उससे एग्रीकल्चरल टूल भी बनाए जाते हैं। तो जो गांव के लोग थे, जो उत्तराखंड के विलेजर्स थे, उन्होंने मतलब परमिशन मांगी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वहाँ का उनसे कि वो उनको एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने की परमिशन दे, मतलब इन पेड़ों से। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, बजाय उसने क्या किया, उसने उसी सेम पैच ऑफ लैंड यानी उसी एरिया को एक स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर मतलब एक खेल का सामान बनाने वाले कुछ मैन्युफैक्चरर थे, उनको कमर्शियल यूज़ के लिए उसकी परमिशन दे दी कि वो व्यक्ति वहाँ पर आके फॉरेस्ट एरिया को कट कर सकते हैं, बट वहाँ के जो लोग हैं वो उसको कट नहीं कर सकते। दिस एंगर्ड द विलेजर, और इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, और उन्होंने गवर्नमेंट के इस मूव को बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया। द स्ट्रगल सून स्प्रेड अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द उत्तराखंड रीजन, ये बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया। लार्जर इश्यूज ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रीजन वर रेज्ड, और मतलब इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ गई। अब जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो था क्योंकि उनके रिसोर्स का यूज़ गवर्नमेंट अपने पर्पज़ के लिए कर रही थी, ये तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि मतलब उनका आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। दूसरा, जब पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में काटा जाएगा तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, यानी जो प्रकृति का संतुलन है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ये इशू जो थे ये रेज्ड हो गए वहाँ पे। द विलेजर्स डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी गिवन टू आउटसाइडर, मतलब जो फॉरेस्टर्स थे, जो वहाँ के मतलब विलेजर्स थे, उनकी डिमांड थी कि जो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी आउटसाइडर को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि वो उनकी जो लोकल कम्युनिटी यानी कि जो वहाँ के लोग हैं उनको वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो उस पर जो पूरी तरह से कंट्रोल है वो उनका खुद का कंट्रोल है, ना कि किसी आउटसाइडर का कंट्रोल है। स्टूडेंट आगे देखिए, दे वांटेड द गवर्नमेंट, अब वो क्या चाहते थे गवर्नमेंट से, दे वांटेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। वहाँ के जो विलेजर्स थे वो ये चाहते थे, एक तो वो ये चाहते थे कि जो रिसोर्स है वो उन्हीं के हैं, मतलब उनका जो राइट है उन रिसोर्स पे उन्हीं का है। दूसरा, वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कुछ लो कॉस्ट मटेरियल, कुछ यानी कि जैसे लो कॉस्ट मटेरियल मतलब जैसे कि कोई स्मॉल इंडस्ट्री वहाँ पे लगाए जिसमें कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो और वहाँ का डेवलपमेंट भी हो, प्लस वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। मतलब कि उनकी ये डिमांड थी एक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बजाय वहाँ पर कोई छोटी इंडस्ट्री लगाई जाए जिसमें कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा, और वो इंडस्ट्री जो है वहाँ के ही व्यक्ति लगाएं, मतलब जो लोकल पीपल हैं वही लगाएं, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद द मूवमेंट टुक अप इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर, क्योंकि देखो अब जो फॉरेस्ट है वो तो उन्हीं की जो लाइवलीहुड है जो उन्हीं की वहाँ से चलती है, तो उनका इशू उनकी जो उनकी लाइफ से भी था कि जिनके जो लैंडलेस लेबर है वहाँ की, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो उन्होंने जो मिनिमम गारंटी एक्ट होता है, वेजेस का जो मिनिमम गारंटी एक्ट, गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, उसके अंडर उन्होंने कहा कि या तो यहाँ पर कोई स्मॉल इंडस्ट्री लगाई जाए या कि जो न्यूनतम मजदूरी है एटलीस्ट वो वहाँ पर निर्धारित की जाए, ताकि वहाँ के जो लैंडलेस वर्कर्स हैं कि उनको काम मिले, कुछ मजदूरी मिले उनको, जिनसे कि उनकी लाइवलीहुड जो है वो चल सके। अब स्टूडेंट इस जो मूवमेंट है इसमें हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपेशन कैसा था। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें बहुत एक्टिव था, बहुत पॉजिटिव था। द चिपको एगिएशन वॉज वेरी नोवल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चिपको एगिएशन वॉज अ वेरी नोवल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट, मतलब औरतों का जो रोल था इसमें
चिपको मूवमेंट में, चिपको एगिएशन या चिपको मूवमेंट इसको कहा जाता है, इसमें वो बहुत पॉजिटिव था। दो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द रीजन, देखिए अब यहाँ पे क्या था कि जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, एक तो वो क्या कर रहे थे, पेड़ों को कटवा रहे थे, दूसरा वो क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनको अल्कोहल सप्लाई कर रहे थे, वो अल्कोहल सप्लाई करने का काम भी कर रहे थे। तो वुमेन ने इसको मतलब वुमेन हेल्ड सस्टेन एगिएशन, मतलब औरतों ने क्या किया, इस एगिएशन को एक तरह से और बढ़ाया, इसको सस्टेन किया। किसके अगेंस्ट, एक तो हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, मतलब उन्होंने एक तो फॉरेस्ट जो कट रहे थे उसके अगेंस्ट, दूसरा जो शराब ज़्यादा इतनी वहाँ पे शुरू हो गई थी, जिसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसके अगेंस्ट इस मूवमेंट को बढ़ाया, मतलब इसको ब्रोडेंडेंट कर दिया, एक तरह से इसको बढ़ा दिया। इस मूवमेंट का जो एजेंडा था वो बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कोई भी मूवमेंट का एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है, तो एजेंडे इसमें, अब जो एजेंडा एक की बजाय इसमें दो हो गए। एक तो था कि जो अननेसेसरी फॉरेस्ट जो कटवा रहे थे कमर्शियल पर्पज से उसके अगेंस्ट, और दूसरा जो था जो अल्कोहलिज्म वहाँ पे बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए। अब स्टूडेंट देखिए, ये एक सोशल इशू हो गया उनका, वो एनवायरमेंटल इशू हो गया, और ये क्या हो गया, एक सोशल इशू हो गया। तो इसमें सारे पॉइंट आ गए हैं जो स्टार्टिंग में बताए थे कि कोई ना कोई इशू होता है जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट होता है। द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री, अब इस मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। व्हेन द गवर्नमेंट इशूड अ बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयाज रीजन, अब गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या किया, हिमालय रीजन में 15 ईयर्स तक बैन लगा दिया कि वहाँ पर किसी तरह के कोई पेड़ नहीं कटेंगे जब तक कि ग्रीनरी को रिकवर नहीं कर लेता, ये एरिया जो है फुली रिस्टोर्ड नहीं हो जाता ग्रीनरी से, तब तक वहाँ पर किसी तरह का कोई भी कटिंग वर्क जो है वो नहीं होगा। बट मोर than that the Chipko movement which started over a single issue become a symbol of many such popular movements। देखिए ये एक सिंगल इशू था जिसमें कि एक छोटा सा इशू उठाया गया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये एक सिंबल बन गया। बहुत सारे इसके बाद बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हुए हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहे हैं, और ये जो मूवमेंट है ये एक सिंबल बन चुका था। अमर्जिंग इन डिफरेंट पार्ट्स, जो कि हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में हुए हैं ड्यूरिंग द 1970 एंड लेटर, मतलब 1970 और उसके बाद तक। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम ऑफ दिस मूवमेंट, इन चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ इन्हीं मूवमेंट्स के इन्हीं को हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपको चिपको मूवमेंट और जो मूवमेंट होता है पॉपुलर मूवमेंट्स उसका नेचर, ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप बहुत सारे मूवमेंट्स स्टडी करने जा रहे हो 1970 के बाद के मूवमेंट। तो इस बहुत अच्छे से समझने के लिए आप बुक में से इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिए ताकि आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।